हेलो एवरीवन। सो दिस इज सीए पूनम माखीजा। तो आज आप पढ़ने वाले हैं एसीसीए के बारे में, ठीक है। हर्ष सर ने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया क्या? ठीक है, तो मैं एसीसीए में, यहाँ पे एसीसीए है, तो मैं एसीसीए में आपको एफएम पढ़ाऊंगी, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी। अच्छा, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, पहले तो देखो, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है हमको रियल लाइफ में कहाँ काम आएगा। ठीक है, जैसे ट्वेल्थ में हमने बिजनेस स्टडीज सबने पढ़ा था क्या? आज तक काम आया क्या वो? नहीं आया, वो पूरा थ्योरी था। ठीक है, जैसे आपने मैथ्स में कभी अल्फा थीटा थीटा पढ़ा था क्या? कभी काम आया क्या? नहीं आया। लेकिन यहाँ पर सी, इट्स अ प्रैक्टिकल कोर्स, एसीसीए इज अ प्रैक्टिकल कोर्स। तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये जरूरी क्यों है, हम क्यों पढ़ें ये सब्जेक्ट, रियल लाइफ में क्या काम आएगा। फैकल्टी रूम में रख दो, आप इसमें से बस कनेक्टर निकाल लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका कोर्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है रियल लाइफ में भी? अगर आपको हर्ष ने बताया हो तो एसीसीए में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंटरनेशनली। ठीक है, आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने एसीसीए करा और आज वो कुछ कंपनीज के सीएफओ हैं। सीएफओ क्या होता है? चीफ फाइनेंस ऑफिसर। जैसे सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे रिलायंस का सीईओ है, वैसे रिलायंस का सीएफओ भी तो होगा। ठीक है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अब यहाँ पर फाइनेंस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम एसीसीए बनते हैं, ठीक है, एसीसीए बनने के बाद हमको एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो सारे बच्चों को चाहिए होती है, वो होती है सीएफओ बनने की। ठीक है, ये सीएफओ क्या होता है? चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अब इस सीएफओ का काम क्या होता है? देखो, एक बात बताओ, आज आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन उस पैसे को ढंग से इस्तेमाल कैसे करना है अपनी ग्रोथ के लिए, अगर आपको वही नहीं आता है तो क्या आप कभी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो क्या? दो तरीके के लोग होते हैं जो आपने देखा होगा। एक इंसान जो बहुत अच्छा कमाता है लेकिन आज तक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया, क्यों? क्योंकि उसको अपने पैसे को डबल करना नहीं आता। लेकिन एक वही इंसान है जो कम कमा रहा है, लेकिन वो जो इंसान जो कम कमा रहा है, उसको पता है कि मुझे मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ मुझे पैसा लगाना है जिससे मेरा पैसा 15 दिन में डबल हो सकता है। अनुराधा, याद है क्या सबको? हेरा फेरी। ठीक है, जहां आपको पता है कि यार मेरे पास जो पैसा है इससे मैं लैंड खरीदूं कि मैं मेरे बिजनेस में ये पैसा लगाऊं जिससे मैं और ज्यादा माल बना सकूं। अगर कोई इंसान ये डिसीजन करेक्ट ले लेता है तो उसकी तो वाह वाह हो जाती है। ठीक है, तो एफएम का जो सब्जेक्ट है इसका मतलब है फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, कौन से दो वर्ड्स हैं हमारे पास? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जरूरी क्यों है अब ये समझते, समझो आप एसीसीए बन गए, ठीक है, और एसीसीए बनने के बाद आपकी कंपनी में आपको सीएफओ बनने की अपॉर्चुनिटी मिली। अब सीएफओ का काम क्या होता है? पहली चीज तो जो पैसा है उसको ऐसी कौन सी जगह लगाऊं जिससे कंपनी का पैसा और डबल हो जाए, जिससे कंपनी को और फायदा पहुंचे। ठीक है, अब समझो आप एक कंपनी के सीएफओ हो, ठीक है, और कंपनी के पास 500 करोड़ रुपए हैं। कितने? 500 करोड़। आपकी एक साइन से पता लगेगा कि ये 500 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट होंगे। एक सीएफओ का ये काम होता है कि जो ग्लोबल प्रोजेक्ट चलते हैं वो साइन करता है प्रोजेक्ट पे कि ये 500 करोड़ कंपनी का कहाँ लगेगा। अगर आपकी एक गलत साइन किसी एक गलत डॉक्यूमेंट पे लग गई तो कंपनी के 500 करोड़ साफ हो जाएंगे। तो क्या ये सब्जेक्ट बहुत लॉजिकल है? क्या रियल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है? शेयर मार्केट सबने सुना है क्या? एक बात बताओ, क्या शेयर मार्केट, अगर किसी को बहुत अच्छे से उसको मैनेज करना आता है तो क्या शेयर मार्केट में माला माल हो जाता है इंसान? वहां पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही काम आता है। अब लेट्स से आप सीएफओ बन गए और कंपनी के पास 500 करोड़ है और आपको फैसला लेना है इस 500 करोड़ से कंपनी के लिए एक फैक्ट्री खरीदें कि कंपनी की फैक्ट्री किराए पे दे दे और ये 500 करोड़ मार्केट में ब्याज पे चला दे। जैसे आपने अनुपम खेर, सबको एक्टर पता है अनुपम खेर, उन्होंने आज तक मुंबई में अपना घर नहीं लिया। वो क्या करते हैं, उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने अपने पैसे को मार्केट में दे दिया ब्याज पर।
ठीक है, अब समझो महीने का उनके पास 2.5 लाख रुपए का ब्याज आता है और घर का किराया भरते हैं 80,000 रुपए महीना। बताओ, वही पैसे से ये घर अपना बना सकते थे, लेकिन उनको पता है जब ये पैसा मुझे जीवन भर महीने का 2.5 लाख कमा के दे सकता है, तो इसमें से निकाल के 80,000 का किराया भरूंगा और बाकी पैसा बैठ के खाऊंगा, काम नहीं करूंगा तब भी जिंदगी चल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से करने आता है, कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है उनको बहुत अच्छे से पता है। अब फिर से अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। आप सीएफओ हो, ठीक है, और सीएफओ बनने के बाद 500 करोड़ आपके हाथ में है। अब ये 500 करोड़ का करना क्या है? बैंक में ये 500 करोड़, ये जो 500 करोड़ है इसको बैंक में एफडी में रखें। ये 500 करोड़ जो है उसको मार्केट में ब्याज पे दे दें। इस 500 करोड़ से माल खरीद के नया माल बनाए जिससे और हमारा माल ज्यादा बिके मार्केट में, या फिर ये 500 करोड़ से हम एक जमीन खरीद लें और वहां पे एक बहुत शानदार ऑफिस बनाए। ये सारे ऑप्शन है। अब सीएफओ नॉलेज यूज करके ये पता करता है कि इन 500 करोड़ का कहाँ इस्तेमाल करने से मुझे कहाँ सबसे ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है बैंक की एफडी में 500 करोड़ डालें तो 7% का ब्याज मिलेगा साल का, मार्केट में अगर यही 500 करोड़ ब्याज पे देंगे तो साल का 12% मिलेगा। अब बताओ 7% पे जाएंगे कि 12%? 12%। लेकिन वहीं अगर हम एक फैक्ट्री स्टार्ट कर लें तो उस फैक्ट्री की कीमत आने वाले 2 सालों में 2,500 करोड़ हो जाएगी। बताओ अब इस 500 करोड़ से तुम फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहोगे कि 12% ब्याज? फैक्ट्री। अब तुमको पता है कि अगर हम फैक्ट्री ना भी डालें और ये 500 करोड़ जोड़ के हम एक नया प्रोडक्ट बनाएं और मार्केट में इसको बेचना शुरू कर दें, तो उससे आप जीवन भर हर साल करोड़ों का प्रॉफिट कमा सकते हो। अब बताओ आप फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहोगे कि जीवन भर की कमाई चूज करोगे? जीवन भर की कमाई। जियो भी कुछ ऐसे ही आया था, ठीक है। जब जियो आ रहा था, रिलायंस ने जियो लॉन्च करा, तो मैं उनकी मार्केटिंग की टीम में थी। जियो एक तरीके से एक्सीडेंट था। अगर मैं आपको उसका बैक ऑफ द माइंड बताऊं तो मुकेश अंबानी के पास कुछ ऐसे फंड इकट्ठा हो गए थे जो हर जगह यूज करने पे भी उसको ऐसा लग रहा था यार पैसा बहुत कम बढ़ेगा, मुझे कोई ऐसा आइडिया चाहिए जो जीवन भर ये मेरा पैसा बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और मैं जीवन भर कमाता जाऊं। तो उसने सोचा कि यार टेलीकॉम सेक्टर में उस टाइम सिर्फ 2-3 प्लेयर ही चलते थे, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल। उसने बोला यार यहाँ सिर्फ 3 प्लेयर है, एक चौथा मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी कमा लूंगा। सिम का एक ऐसा बिजनेस है कि हर कोई, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, क्या हर कोई फोन यूज करता है आज के जमाने में? हाँ। क्या हर महीने अगर एक इंसान भी 250 का रिचार्ज करवाता है, 700 का रिचार्ज करवाता है, सोचो इतनी सारी पॉपुलेशन है, पूरे महीने में कितना रिचार्ज करवाते होंगे, कितना एक्स्ट्रा डेटा लेते होंगे। अब मुकेश अंबानी ने बोला कि यार मेरे पास जो ये एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, उनके पास भी 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि या तो जो मेरा रिलायंस पावर का बिजनेस है, इधर यहाँ पे ये पैसा चढ़ा दूं, ठीक है, उनको उधार पे दे दूं पैसा, वो बिजनेस करें। दूसरा जो रिलायंस फ्रेश का बिजनेस है, वॉलमार्ट के टक्कर में रिलायंस फ्रेश को और बड़ा कर दूं। तीसरा, इस पैसे को मैं किसी एफडी में रख दूं ताकि ये पैसा मेरा सेफ हो जाए, भगवान ना करे कभी रिलायंस बैंक करप्ट हो गया, बैंक करप्ट मतलब दिवालिया निकल गया रिलायंस का, ठीक है, मतलब उस केस में ये पैसा हमको मिलेगा बचाने के लिए। या फिर इस पैसे को अपने पास रख के अपनी पर्सनल वेल्थ बढ़ाऊं, नीता अंबानी को 4 सेट और लेके दे देता हूँ। अब सोचो उसके पास जो ये 4-5 ऑप्शन है, उसने बोला यार मुझे ये नहीं, मुझे टेलीकॉम, एक काम करता हूँ इन पैसों को टेलीकॉम में लगा देता हूँ, मैं जो ये टावर होता है ये टावर खरीद लेता हूँ, टावर खरीद लूंगा, अपनी सिम बनाऊंगा और मार्केट में सिम बेचूंगा। फिर बोला कि यार स्टार्टिंग में कैसे बेचेंगे, क्योंकि उस टाइम एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन बहुत चलता था, तो उसने दिमाग लगाया ये पैसा तो वैसे भी फालतू रखा हुआ है मेरे पास, मेरे को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक काम करो फ्री में दे दो, इसके मजे ही मजे, फ्री में दे दो और सारी जनता पागल हो जाएगी। और उसी वजह से अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने फ्री में काम स्टार्ट करा। उस टाइम मुकेश अंबानी को बहुत सारे इन्वेस्टर ने बोला कि तुम पागल हो कि तुम पूरी जनता को फ्री में यूज करने दे रहे हो, लेकिन आज देखो क्या कंडीशन है, 70% मार्केट आज जियो का है। अभी वो फ्री में दे रहा है क्या? नहीं, आज हर कोई बैलेंस भरता है। आज अगर किसी ने बैलेंस नहीं भरा और आपने फोन लगाया किसी को, तो वहां से सुनाई देता है कि इसने ना, फलाने इंसान ने बैलेंस नहीं भरा इसलिए इसका फोन नहीं लगेगा। क्या हमको एक तरीके से इंसल्ट फील होती है क्या, कि यार समझो तुम्हारी बंदी ने तुमको फोन लगाया और सामने से ये आ गया कि यार तुम्हारे फोन में बैलेंस ही नहीं है, तो तुम्हारी बेइज्जती होगी क्या? हाँ। तो आप अब हर बार ये ध्यान रखोगे कि जान जाए लेकिन जियो का बैलेंस ना जाए, बैलेंस तो भरवाना ही पड़ेगा इसमें। एक बात बताओ, उस टाइम मुकेश अंबानी इस 1200 करोड़ को अपनी जेब में रख के या फिर एफडी में रख के 7% का ब्याज कमा सकता था, लेकिन उसके सीएफओ ने उसको आइडिया दिया कि इसको 7% ब्याज कमाने से अच्छा मार्केट में एक बिजनेस स्टार्ट कर लो।
जब तक इंडिया चलेगा तब तक हमारा जियो हमको कमा के देगा। तो ये काम होता है एक सीएफओ का, कि कंपनी के पास जब इतना पैसा है तो उस पैसे को कहाँ लगाएं। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो पैसे को कहाँ से लेकर आएं। क्या अपने मार्केट में शेयर बेच दें, क्या हम बैंक से लोन ले लें, या हम अपने परिवार से पैसा उठा लें, कहाँ से पैसा लाएं और कहाँ पैसा लगाएं। यही काम होता है एक सीएफओ का। और सीएफओ का रोल करते हैं एसीसीएस, ठीक है, जिनको ग्लोबल नॉलेज होता है। यहाँ पर फर्स्ट लेवल में हम एफएम का बिल्कुल बेस पढ़ेंगे और एडवांस लेवल में हम पढ़ेंगे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे अगर आपने कभी सुना हो तो आज आपके बैंक अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए हैं तो क्या 15 साल बाद भी इसकी 5 लाख की वैल्यू 5 लाख ही रहेगी कि थोड़ी गिर जाएगी? गिर जाएगी। आज 5 लाख में एक चाय की टपरी स्टार्ट हो सकती है, 15 साल बाद 5 लाख में चाय की टपरी भी नहीं खुलेगी, एक ठेला लग सकता है सिर्फ, वो भी मुश्किल से ही लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 लाख की वैल्यू गिर जाती है। तो एक सीएफओ कैसे इंस्टेंट डिसीजन ले अपने पैसे को मैनेज करने का, जिससे अगर आज जो पैसा है उसकी फ्यूचर में वैल्यू सिर्फ बढ़नी ही बढ़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड सबने सुना है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है क्या? अच्छा देखो, म्यूचुअल फंड क्या है ना, अगर किसी को शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, अगर किसी को शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में एक रूल चलता है 15-15-15 क्या, 15,000 पर मंथ 15% के रेट पर 15 साल के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो वो पैसा डबल होता जाता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है? ये जो 15 साल तक पैसा बढ़ के समझो यार 8 करोड़ हो गया, लेकिन क्या 15 साल बाद इस 8 करोड़ की कीमत 8 करोड़ रहेगी? क्या नहीं रहेगी, ये कीमत नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको सिखाता है कि पैसे को किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमारा पैसा सिर्फ बढ़े ही बढ़े। आज अगर मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, इन्होंने अपना जितना भी बिजनेस खड़ा किया है वो सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उनको पैसे को कैसे यूज करना है उसकी एक बहुत अच्छी समझ थी उनके पास, ठीक है। तो हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ये समझ में आया क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब पैसा, रोकड़ा, ठीक है, पैसा, ठीक है। और मैनेजमेंट का मतलब संभालना, ये बोल सकते हैं क्या, पैसे को मैनेज करना या फिर संभालना। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या कि पैसे का नेचर कैसा होता है? पैसे का नेचर कैसा होता है, कोई मुझे समझा सकता है क्या? पैसे का नेचर कैसा होता है? देखो, मैं बताऊं क्या, फिर तुमको हंसी आएगी। या तो पैसा आता है या तो पैसा जाता है, यही तो पैसे का नेचर है। या तो पैसा आएगा या तो जाएगा, नाचने तो नहीं लगेगा बीच में। या तो तुम्हारे पास पैसा आएगा तुम्हारी जेब में, या तो तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा। यही होता है एक पैसे का नेचर। तो क्या मैं इसको बोल दूं क्या कि पैसे का इनफ्लो है और आउटफ्लो है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो मतलब पैसे का इनफ्लो होता है आपके पास, या तो फिर पैसे का क्या हो जाता है आपके पास, आउटफ्लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है पैसे के इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज करना। उसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, दुख, पीड़ा, तकलीफ, कुछ भी आप बता सकते हो। यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? यहाँ तक कि अभी तक सब सही चल रहा है? अच्छा, क्या इसका आपको बेसिक समझ में आया क्या कि आप ये पढ़ क्यों रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ताकि आप जब सीएफओ बनो तो आपके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी साइन जहां भी जाए तो आप नॉलेज के साथ करने चाहिए कि यार मैंने ये जो पैसा कंपनी का है ये सही जगह लगाया, ये कंपनी का पैसा सही जगह से आया हुआ है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसीलिए एसीसीए कोर्स में एक बहुत ही मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर एसीसीए ग्लोबल प्रोफेशनल को ही नहीं पता है कि पैसा कहाँ लगाना है और पैसा कहाँ से लाना है, तो बताओ क्या एक कंपनी चल सकती है क्या? नहीं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, या फिर बोल सकती हूँ मैनेजमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, ठीक है। समझ में आया ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब यहां पर देखो, हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगेन हम वही लेके आते हैं। आप एक कंपनी के सीएफओ बन चुके हो, ठीक है। अब सीएफओ जब आप बनोगे ना तो आपके पास
3 क्वेश्चन होंगे। आप अगर इंटरव्यू में भी जाओगे, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर क्या होता है ना, जब आप ACCA बन जाओगे और आप इंटरव्यू देने जाओगे, समझो आप आपको पता है कि एक CFO का पैकेज क्या होता है? इट इज़ इन करोड्स। स्टार्टिंग होती है कुछ तो 45-50 लाख से, ठीक है, 40 लाख मिनिमम एकदम, 40-45 लाख 55 लाख तक इसका पैकेज जाता है। बताओ इसका इंटरव्यू इतना आसान होगा क्या? सब लॉजिक होता है, मतलब आप वहाँ पे रट के कुछ भी नहीं बता सकते हो। मैं एज ए CA, मैं मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करती हूँ, डूइंग माई ओन प्रैक्टिस। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यार उन मल्टीनेशनल कंपनी में जिसमें मैं काम कर रही हूँ, मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला, जैसे बुर्ज खलीफा, आपको पता है बुर्ज खलीफा में जितना भी ऑटोमेशन लगा हुआ है, ऑटोमेशन मतलब क्या, लिफ्ट लगी हुई है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे जितने भी ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो हमारी कंपनी की है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी जिनके साथ मैं काम करती हूँ। अब वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक प्रोजेक्ट आया कि यार देखो पूनम, ये 300 करोड़ है और इससे हमको बुर्ज खलीफा का मेंटेनेंस करना है। अब मुझे पता है यार ये 300 करोड़ में मैं मेंटेनेंस कैसे करूं, कितना पैसा बचाऊं, जो पैसा बचेगा उसको ब्याज पे चढ़ा दूं क्या कंपनी के नाम से, या फिर कंपनी के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं जिससे आगे जाके कंपनी को फायदा हो। ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? एक ACCA, एक CFO डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप अगर इंटरव्यू देने जाओगे ना तो 3 क्वेश्चन जो है, और जब आप CFO बन जाओगे ACCA बनने के बाद, तो 3 क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लगता है? हाँ हाँ हाँ, हाँ बोलो ना, मुझे पता है तुम सब बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो। कैपिटल, किसी ने बोला कैपिटल। एक बात बताओ, आज आप यहाँ बैठे बैठे आपके दिमाग में कोई तो एक आइडिया आ गया, एकदम झन्नाट आइडिया, सिर्फ दिमाग में आइडिया आने से काम चलेगा क्या? इंडिया के हर दूसरे इंसान के पास स्टार्टअप का एक आइडिया होता है, लेकिन क्या वो उस पर काम कर सकते हैं क्या? नहीं। जैसे अमेजॉन फायर स्टिक सुनी है आपने? अमेजॉन फायर स्टिक, आपकी टीवी स्मार्ट नहीं है लेकिन एक छड़ी घुमाते ही वो स्मार्ट हो जाएगी, ये काम होता है अमेजॉन फायर स्टिक का। अच्छा, क्या अमेजॉन फायर स्टिक अमेजॉन का आइडिया था क्या? नहीं। अहमदाबाद के एक कॉलेज के स्टूडेंट ने अमेजॉन ऐसी एक फायर स्टिक बनाई। उसने ये देखा कि यार हर किसी के घर पे स्मार्ट टीवी नहीं होता, लेकिन उसको भी नेटफ्लिक्स चलाना है, उसको भी प्राइम चलाना है, उसको भी यूट्यूब चलाना है, वो कैसे चलाए? तो उसने ये इन्वेंशन किया इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने कि अगर आपकी टीवी स्मार्ट नहीं है, आप फिर भी इस स्टिक से उसको स्मार्ट बना सकते हो। लेकिन उस बंदे के पास आइडिया था, उस बंदे ने जितना पैसा था वो पैसा जोड़ के कॉलेज के बंदे ने एक स्टिक बना भी दी और बन भी गई, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। अमेजोन वाले को आइडिया पसंद आया, उसने उससे आइडिया खरीदा और बल्क में अमेजोन फायर स्टिक बना के मार्केट में बेच दी। आज अमेजोन फायर स्टिक का कितना बड़ा बिजनेस है, ठीक है। अगर उस लड़के के पास उस टाइम कैपिटल होता, रोकड़ा होता, तो क्या वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता था? कर सकता था, वो अमेजोन को सप्लाई कर सकता था माल। लेकिन आज क्या हुआ, सस्ते में उससे आइडिया खरीद लिया, क्योंकि उस लड़के के पास पैसा नहीं था, तो उसने सोचा थोड़े पैसे आ जाएंगे और अमेजोन ने उसको एक बड़ा बिजनेस बना लिया। मतलब अगर आप CFO बनते हो तो पहली चीज जो हमको याद रखनी होती है, पहली चीज जो समझनी होती है कि धंधा करने के लिए पैसा कहाँ से लेकर आए, ठीक है। अच्छा, अकाउंट्स सबने पढ़ा है क्या? सबने पढ़ा है। अच्छा, उसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स पढ़े हैं आपने? हाँ। अब इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है अपनी कंपनी की ओनरशिप बेच देना, ठीक है। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस थोड़ा थोड़ा घर का आदमी होता है, थोड़ा थोड़ा बाहर का आदमी होता है। प्रेफरेंस को हम ओनरशिप नहीं देते हैं, लेकिन उसको हर चीज में भाव बहुत ज्यादा देते हैं। यस, वो कैसा बनता है? पार्शियल ओनर। लेकिन क्या उसको वोटिंग का राइट होता है क्या? उसको वोटिंग का राइट नहीं होता। वोटिंग का राइट सिर्फ मालिक के पास। और यहाँ पर मालिक कौन होता है? इक्विटी की प्रेफरेंस, इक्विटी। तीसरा है हमारे पास डिबेंचर्स। डिबेंचर मालिक होता है क्या? नहीं। डिबेंचर कौन है? बाहर वाला। अच्छा, डिबेंचर का मतलब क्या होता है? क्रेडिट पे पैसा लेना। आज मैंने डिबेंचर इशू किए, मार्केट से पैसा उठाया 5% ब्याज पर, ठीक है। अब देखो, आप CFO बने, अब आपको सबसे पहले बोला कि यार हमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए हमको पैसे चाहिए। आपको बोला कि यार पैसे चाहिए 600-700 करोड़। अब आपको डिसाइड करना है कि कंपनी का ये पैसा कहाँ से उठाना है। सोचो, अगर आपका एक गलत डिसीजन, क्या कंपनी का भविष्य पूरा अंधकार में चला जाएगा? यस। इसीलिए यहाँ पर फाइनेंस को मैनेज करना बहुत क्रिटिकल होता है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, या तो कंपनी की थोड़ी ओनरशिप बेच दो और इक्विटी शेयर इशू करके पैसा ले लो, ठीक है। लेकिन क्या ये इतना आसान होता है क्या? सोचो, आपकी कंपनी के ऑलरेडी 49% शेयर्स मार्केट में निकले हुए हैं,
क्या अब आप 1% भी शेयर मार्केट में दे सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि अगर आपने 1% भी शेयर दिया तो क्या आपकी ओनरशिप चली जाएगी हाथ से? क्यों चली जाएगी? क्योंकि ओनरशिप कितने परसेंट से मिलती है? 51% से, आधे से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा कितना? 51%। अगर 51% आपके हाथ में है तो आप ओनर हो, अगर 1% भी इधर उधर हुआ तो आपकी ओनरशिप हाथ से चली गई। तो चलो, आप सीएफओ हो, 600 करोड़ हमको चाहिए, और अब आपको पता है कि यार ये 600 करोड़ तो अपन इक्विटी से नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 49% मार्केट में है, अगर 1% भी दिया तो कंपनी ही चली जाएगी। आप बोलेंगे कैसा सीएफओ है, कंपनी बेच दी मार्केट में, तो अपन इक्विटी तो कैंसिल हो गया। मतलब हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, किसी ने यहाँ पे बोला था कैपिटल। बिजनेस करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? कैपिटल। अब ये कैपिटल कहाँ से आती है? 3 जगहों से। क्या पहला, मैं इक्विटी दे सकती हूँ क्या? इक्विटी, या तो मार्केट में अपनी ओनरशिप दे दो और उसके बदले पैसा ले लो। दूसरी कैपिटल कहाँ से आ सकती है? प्रेफरेंस शेयर से। ठीक है, क्या इससे मेरी ओनरशिप जाएगी क्या? नहीं, ओनरशिप तो नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपको पता हो तो आपकी कंपनी, जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो कुछ शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है कि कंपनी अपने पूरे जीवन काल में कितने शेयर इशू कर सकती है। अब समझो आपने बोला यार ऑलरेडी ज्यादा शेयर इशू करके रखे हैं, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर मेरे को नहीं करना। दूसरा ऑप्शन कौन सा आता है? डिबेंचर्स। ओके, अब ये डिबेंचर्स, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये डिबेंचर इशू करो 5% पे, या फिर बैंक से लोन ले लो 7% पे। बताओ आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स 5% पे डिबेंचर इशू करेंगे। क्या बोलेंगे यार 600 करोड़ आज मार्केट से लेते हैं, हर महीने हर साल 5-5% ब्याज देंगे, इस 600 करोड़ से ऐसा धंधा बढ़ाएंगे कि 5 साल बाद ये 600 करोड़ वापस कर देंगे। बताओ एक सीएफओ क्या चूज करेगा, डिबेंचर 5% की कि बैंक का लोन? डिबेंचर। ठीक है, मतलब आपकी ओनरशिप भी नहीं गई और आपको पैसा भी मिल गया और आपका ब्याज भी कम लग गया। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज, इक्विटी के साथ उसकी बंदी साथ होती है हमेशा। इक्विटी की बंदी कौन? रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इक्विटी की बंदी कौन है? रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब जहां जहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप इक्विटी बोलते हो, इसका मतलब आप रिजर्व और सरप्लस भी साथ में, ये चिपकी रहती है इसके साथ हमेशा। तो जहां जहां इक्विटी जाएगा वहां वहां क्या रहेगी? रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? हम्म, ठीक है, गेन ऑन रेवेन्यू। मैं ये बोल दूं कि ये कंपनी का गुल्लक है, पैसा कमाया, सारा पैसा इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे दिया, ब्याज भर लिया, खर्चे के लिए जितना पैसा बचा इस गुल्लक में डाल दिए। समझो फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब लग गई और आप महीने के कुछ तो 60-70 हज़ार रुपए कमा रहे हो। अब आपको पता है कि 15 हज़ार मेरा रेंट जाएगा, 15 हज़ार जो है मेरा खाने पीने का लग जाता है, बचा कितना हाथ में? 40 हज़ार। इस 40 हज़ार में आपने बोला कि यार एक प्रॉपर्टी लेके रखिए, उसकी ईएमआई कट जाती है 20 हज़ार, बचा कितना? 20 हज़ार। कि 20 हज़ार आप जमा करने के लिए रख सकते हो क्या? हाँ। तो सेम कंपनी के लिए रिजर्व और सरप्लस कंपनी के लिए गुल्लक होता है। जो भी पैसा बचता है, जो भी प्रॉफिट बचता है, वो किस में डाल देते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। मतलब इक्विटी के साथ साथ क्या आता है? रिजर्व और सरप्लस। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या इक्विटी शेयर्स जो आप इशू करते हो वो आपको फ्री में पैसा दे देते हैं कि उसके बदले भी कुछ देना पड़ता है? इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ देना पड़ता है क्या? हाँ, शेयर तो दे दिए मैंने, पैसा लिया और शेयर दिया, इक्विटी डिविडेंड को, और हाँ प्रॉफिट। प्रॉफिट, जब हम प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, मतलब क्या इक्विटी शेयर होल्डर मुझसे डिविडेंड लेगा क्या? लेगा। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर मुझसे डिविडेंड लेगा क्या? लेगा। डिबेंचर क्या लेगा मुझसे? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं भले इक्विटी से पैसा उठाऊं, भले प्रेफरेंस से उठाऊं, भले डिवेंचर से उठाऊं, क्या उसके बदले मेरा कुछ खर्चा होगा क्या? हर महीने हर साल कुछ खर्चा हो सकता है क्या? हाँ। इस खर्चे को क्या मैं कॉस्ट बोल सकती हूँ क्या? तो मैंने क्या बोल दिया, इस खर्चे को बोल दिया पैसा लेने की कॉस्ट। पैसा लेने की
कॉस्ट। मतलब अगर मैं इक्विटी शेयर इशू करती हूँ तो मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रेफरेंस इशू कर रही हूँ तो मेरे को प्रेफरेंस को भी डिविडेंड देना पड़ेगा, डिबेंचर इशू कर रही हूँ तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या पैसा उधार लेने के बदले मुझे कुछ खर्चा करना पड़ेगा इनके ऊपर? हाँ, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पैसे लेने की कॉस्ट। समझ में आया? ये कॉस्ट वर्ड समझ में आया? अब इसके ऊपर आपके सारे आगे के चैप्टर्स जो है वो डिपेंड करते हैं। हमारे पास एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्टार्टिंग में क्या अपन ने ये कैपिटल ही पढ़ा था क्या? क्या हम ये कैपिटल पैसा लेने की कॉस्ट की बात कर रहे हैं? ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब इसका बैकग्राउंड क्लियर हुआ? कोई भी कंपनी कहीं से भी पैसा उठाएगी तो उसके बदले कुछ देना पड़ेगा। इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। किसी भी कंपनी के सीएफओ को अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही नहीं आता है, मतलब उसको पता ही नहीं है कि पैसे को कहाँ से लेकर आना है। ठीक है, तो पहले चैप्टर का एक बैकग्राउंड क्लियर हुआ क्या कि हम पहला चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है उसका। ठीक है, चलो अब क्या हुआ? क्या? यस, बट इट्स नॉट द कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब आप पैसे का मैनेजमेंट कर रहे हो, पर कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब जो कंपनी का जहां जहां खर्चा लग रहा है उस खर्चे को कैसे कम करें ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंस अकाउंटिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है? जो पैसा आ रहा है उसको हम कैसे मैनेज करें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी वही होता है। ठीक है, कि हमने जो पैसा मार्केट से लिया है हम इसको किस तरीके से यूज करें। ठीक है, अब यहां पर पहला हमारा क्वेश्चन क्या था? अगेन पहले क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर टू गेट्स फंड फ्रॉम, मतलब एक कंपनी को कहां कहां से पैसा मिल सकता है? इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर। इक्विटी के बदले डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रेफरेंस के बदले डिविडेंड देना पड़ेगा और डिवेंचर के बदले ब्याज देना पड़ेगा। इन सबको जो हम डिविडेंड और ब्याज दे रहे हैं पैसा लेने के बदले, इसको क्या बोलते हैं? पैसा लेने की कॉस्ट। इस सबको हम डिटेल में कहां पढ़ते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपकी रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन, चलो आपने पैसा तो ले लिया, अब दूसरा, वेयर टू इन्वेस्ट। अब आपके पास पैसा आ गया, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इस पैसे को मुझे लगाना कहाँ पर है। ठीक है, अब चलो अगेन, कंपनी को धंधा शुरू करना था और समझो आपने डिबेंचर के थ्रू पैसा उठा लिया क्योंकि बैंक का ब्याज ज्यादा लग रहा था और शेयर हम और इशू नहीं कर सकते थे। तो आपने क्या करा? डिबेंचर के थ्रू पैसा उठा लिया। अब ये पैसा आ तो गया, अब बताओ जब हम धंधा करते हैं तो धंधा करने के लिए दो चीजों के लिए हमको पैसा लगता है, कोई बता सकता है क्या? आप सीएफओ हो और आप एक फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो कंपनी की। आप बताओ आपको कौन से दो मेजर खर्चे होने वाले हैं? हाँ, ये परचेज सेल, इसको क्या बोलते हैं? इसको मैं वर्किंग कैपिटल बोल दूं क्या? रोज के खर्चे, ऑपरेटिंग खर्चे। एक तो देखो धंधा चलाने के खर्चे, ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि भाई आज मेरे पास पैसा आया, समझो 600 करोड़ आ गए। क्या 600 करोड़ में मैं क्या करूंगी? मैं बोलूंगी कि यार कुछ पैसों को इन्वेस्ट कर देती हूँ रॉ मटेरियल में, थोड़ा रॉ मटेरियल लेके आती हूँ, कुछ पैसों को मैं मजदूरों को मजदूरी दे देती हूँ ताकि वो मेरे यहाँ पे एज अ लेबर काम कर लें। कुछ पैसों से मैं क्या कर लेती हूँ ना, कुछ पैसों को मैं नॉर्मल जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, कुछ दो चार सिस्टम चाहिए तो वो दो चार सिस्टम लगवा देती हूँ। कुछ पैसों से मैं कुछ कैबिन बना लेती हूँ जिसमें सब लोग बैठ के अपना अपना काम करेंगे। क्या ये बिजनेस चलाने के खर्चे हैं? बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे हैं। मतलब बिजनेस चलाने के खर्चे को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना? आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के खर्चे। एक बात बताओ, जो ये बिजनेस के चलाने के खर्चे, क्या 600 करोड़ ही पूरे इसी में लगा दूंगी क्या? नहीं, कुछ पैसों को कहाँ यूज करूंगी? प्लांट और मशीन खरीदने में। ठीक है, मशीन ही नहीं होगी तो धंधा कैसे चलेगा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कपड़े की फैक्ट्री खोल रहे 600 करोड़ में, कपड़े को बनाने के लिए जो धागा है उससे बना के कपड़ा ही नहीं बन सकता, मशीन ही नहीं है, तो क्या मतलब? कोई मतलब है क्या धंधे का? नहीं। तो मतलब मैं मशीन खरीद लूंगी, क्या मैं जमीन खरीदूंगी क्या? जमीन तो चाहिए। डिपेंड करता है डिसीजन पे कि रेंट पे लेना है कि खुद की लेना है। चलो समझो मैं खुद की ले रही हूँ, तो क्या मैं खुद की पहले जमीन खरीदूंगी, क्या उस पर फैक्ट्री बनाऊंगी? क्या बनाऊंगी? मतलब जो आपके पास अब पैसा आया, इसको कहाँ इन्वेस्ट करते हैं हम? दो जगह पे। एक इन्वेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और एक कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब
बड़े बड़े खर्चे जो बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट आती है, क्या बैलेंस शीट में लैंड आता है? क्या आता है? क्या बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी आती है? आती है। बैलेंस शीट में फर्नीचर आता है? क्या आता है? बैलेंस शीट में क्या बिल्डिंग आती है? क्या आती है? तो बैलेंस शीट की एसेट खरीदने के लिए जो पैसा लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मतलब हम दो जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सी दो जगह? एक हो गया मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और दूसरा हो गया मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बड़ी बड़ी कंपनी में पता है क्या, इसको ऑपरेटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओपेक्स, और इसको बोलते हैं कैपेक्स। ठीक है, तो आप जब बड़ी बड़ी कंपनी में सीएफओ बनोगे तो सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि यार वो बैलेंस शीट में लैंड होता है ना, लैंड खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वो आपको बोलेगा कि सर कैपेक्स के लिए कुछ अमाउंट चाहिए। कैपेक्स मतलब बैलेंस शीट की कोई एसेट खरीदने के लिए हमको पैसा चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक हमको बेनिफिट देता रहेगा। और अगर कोई आपको बोलता है कि सर ओपेक्स के लिए कोई पैसा चाहिए, मतलब रोजमर्रा के डेली खर्चे जो बिजनेस में होते हैं, डेली एक्सपेंस करने के लिए हमको कुछ खर्चे चाहिए। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमने ओपेक्स को क्या बोला? क्या ये मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है? क्या ये मेरी डेली एक्सपेंसेस बन सकती है क्या? है ना, कंपनी में डेली डेली मेरे को वेजेस देने हैं लेबर को, मेरे को डेली रॉ मटेरियल मंगवाना है, डेली जो माल बन जाएगा उसको ट्रक में चढ़ा के मार्केट में बेचना है, तो वो ट्रक के लिए जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो ट्रक का किराया देना पड़ेगा, क्या ये मेरा डेली का खर्चा है? हाँ, इस डेली के खर्चे को आपने कभी ये नाम सुना होगा वर्किंग कैपिटल। कभी सुना है क्या आपने ये? वर्किंग कैपिटल मतलब डेली के खर्चे। डेली जो डे टू डे खर्चे होते हैं बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल, जिसमें हम ये देखेंगे कि रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं बिजनेस में उसको कैसे मैनेज करता है एक सीएफओ, एक एसीसीए। ठीक है, अच्छा, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एक बात बताओ, कोई भी असेट खरीदना क्या ये आपका इन्वेस्टमेंट है क्या? आज आपने जॉब करके कहीं घर खरीद लिया, कहीं फ्लैट खरीद लिया, ये इन्वेस्टमेंट है कि खर्चा है? इन्वेस्टमेंट है। आज अगर इंदौर में एक फ्लैट खरीद लिया, समझो 25 लाख का खरीदा, 5 साल बाद इसकी कीमत क्या 50 हो सकती है? क्या आराम से हो सकती है। तो ये आपका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कौन सा पढ़ेंगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और लास्ट जो हम एफएम में देखते हैं वो देखते हैं हाउ मच डिविडेंड इज टू गिव। एक बात बताओ, आपने कंपनी में इक्विटी शेयर के थ्रू पैसे लेके आए थे, हमारे पुराने एग्जाम्पल में मार्केट में कितने शेयर है? 49%, मतलब 51% तो अभी भी हमारे हैं, तो हम तो ओनर ही हैं। अब ये 49% जो है, क्या मेरे को उनको डिविडेंड देना पड़ेगा? क्या डिविडेंड मतलब प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि मालिक तो वो भी हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मेरे को देना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे भी तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना देना है। समझो 200 करोड़ प्रॉफिट कमाया और मैंने 150 करोड़ ही डिविडेंड बांट दिया, तो कंपनी के गुल्लक में क्या डालेंगे? कंपनी का बाकी का ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये जो कैपेक्स है, ये जो ओपेक्स है, ये कहाँ से चलेगा? चल पाएगा क्या बिजनेस? नहीं। मतलब मैं क्या करूंगी एज अ सीएफओ, मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि भाई कंपनी में पैसा जितना आया, जितना मैंने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में से मेरी वर्किंग कैपिटल निकल गई, मतलब रोज के खर्चे जो धंधा करने के खर्चे होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरा निकल गया धंधा चलाने के, उसमें से मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर निकाल दिया। समझो एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कंपनी में, तो मैंने उसको भी बाहर से इम्पोर्ट कर लिया। उसके बाद जो पैसा बचा उसमें से मैंने जो डिबेंचर्स थे उनको ब्याज भी दे दिया, हो सकता है कोई बैंक का लोन हो उसको भी मैंने ब्याज दे दिया। अब जो आखिरी में बचा, इसमें से कुछ मेरे को गुल्लक में डालना है और कुछ मेरे को डिविडेंड देना है। अगर मेरे को यही नहीं पता है कि जो पैसा मेरे पास बचा है, जो मेरे पास प्रॉफिट बचा है, इसको सबसे पहले मैं किसको दूं, अगर मैं शेयर होल्डर को दूं तो डिविडेंड मेरे को कितना देना चाहिए, तो बताओ क्या यहाँ पर कंपनी की हालत नहीं खराब हो जाएगी? मतलब तुमने प्रॉफिट कमा के भी पूरा वेस्ट कर दिया। अगर चलो एक लॉ के हिसाब से आप बिजनेस लॉ में इसको पढ़ोगे, अगर किसी कंपनी ने एक बार बोल दिया, अनाउंसमेंट कर दी कि हम इतने रुपए का डिविडेंड बांटेंगे, तो उसको उतने रुपए का डिविडेंड देना पड़ता है।
ये जो अनाउंसमेंट करता है ये करता है सीएफओ। सीएफओ डिसाइड करता है बोर्ड मीटिंग में कि हम कितने रुपए का डिविडेंड देंगे। सोचो तुम सीएफओ, तुमने गलत डिसीजन ले लिया, तुमको पता ही नहीं है डिविडेंड कितना देना चाहिए, तुमने तुक्के तुक्के में बोल दिया यार इतने का डिविडेंड बांट देना, ठीक है। अब तुम्हारे तुक्के के चक्कर में तो कंपनी डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपने बोल दिया इतना पैसा बांटेंगे। सेबी पता है सबको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। सेबी क्या, ये पूरी कंपनीज को मैनेज करती है, लिस्टेड कंपनीज को। अब सेबी ये बोलती है कि अगर एक बार आपने आपके मुंह से निकाल दिया कि इतना डिविडेंड देंगे, तो अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया निकाल जाए तुम्हारा, तुमको इतना डिविडेंड देना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है पता है क्या? इसका एक बहुत लॉजिक चीज है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। एक कंपनी के सीएफओ ने अनाउंस करा कि हम 50 करोड़ का डिविडेंड बांटेंगे, ठीक है। अब शेयर मार्केट में कितने लोगों ने शेयर खरीद के रखे होंगे। अब बाकी लोगों को क्या लगेगा कि यार कंपनी अगर 50 करोड़ मार्केट में बांट रही है, मतलब सोचो कंपनी के पास प्रॉफिट कितना होगा, कंपनी ने कुछ अपने गुल्लक में भी डाला होगा, मतलब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तभी तो इतना पैसा फ्री में बांट रही है। अगर कंपनी की हालत थोड़ी खस्ता होती तो क्यों बांटती इतना पैसा, अपने किसी बिजनेस में लगा लेती। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही अनाउंसमेंट होती है डिविडेंड की, तो उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। एक बात बताओ, किसी कंपनी के शेयर एकदम ज्यादा खरीदने लगेंगे, सेल ज्यादा होगी, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी क्या शेयर मार्केट में? बढ़ेगी। अब समझो तुम्हारी कंपनी का शेयर था 8 रुपए का, तुमने तुक्के तुक्के में बोल दिया 50 करोड़ बांट देंगे। लोगों को मार्केट में लगा कि कंपनी के पास इतना पैसा है कि 50 करोड़ बांट रही है, मतलब गुल्लक में भी, गुल्लक क्या है यहाँ पर हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस, गुल्लक में भी रखा होगा, कंपनी ने अपने खर्चे भी निकाल लिए, कंपनी ने ब्याज भी दे दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी निकाल लिया, कैपेक्स भी कर लिया, मतलब असेट भी खरीद ली, उसके बाद भी कंपनी के पास 50 करोड़ फालतू का बचा है। मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि बुरा? अच्छा कर रही है, आपको तो ये लगेगा। तो सब लोगों ने क्या किया ना, मिलके एक कंपनी के शेयर खरीदने लग गए, खरीदते ही जा रहे हैं, खरीदते ही जा रहे हैं, खरीदते ही जा रहे हैं। एक बात बताओ, कंपनी के शेयर की प्राइस ऊपर, और अगले दिन आप फिर से आए, आपने बोला सॉरी यार गलती से मिस्टेक हो गई थी, मेरे को पता नहीं था यार इतना डिविडेंड नहीं दे पाएंगे हम। एक बात बताओ, लोगों ने आपकी अनाउंसमेंट से पैसे लगा दिए आपकी कंपनी में, और आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। अगले दिन आके आपने मना कर दिया कंपनी की वैल्यू गिरेगी, लेकिन जरूरी है कि वापस जितनी बड़ी उतने से ही नीचे गिर जाए, हो सकता है कम ही गिरे, है ना। तो मतलब अगर आपको ये पता नहीं है कि कितना डिविडेंड देना है, तो बताओ क्या इससे कंपनी के फ्यूचर को खतरा हो सकता है क्या? हाँ। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका मतलब पैसे के इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज करना। 3 सबसे बड़े डिसीजन है जो एक ग्लोबल प्रोफेशनल को लेना पड़ता है। पहला डिसीजन जो लेना पड़ता है कि पैसा कहाँ से लेके आएंगे। पैसा मतलब कैपिटल। कैपिटल 3 जगह से आ सकते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस या फिर डिवेंचर्स। ये तो चलो साइड, पैसा आ गया, अब इस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। कुछ तो वर्किंग कैपिटल करनी पड़ेगी, रोज के खर्चे, ऑपरेटिंग खर्चे, और कुछ जो है मुझे क्या करने पड़ेंगे, कैपेक्स करने पड़ेंगे, असेट बनानी पड़ेगी। चलो उसके बाद भी कुछ पैसा बचा, तो कुछ पैसे मुझे गुल्लक में डालने हैं और कुछ पैसों का मुझे डिविडेंड देना है। तो अब डिविडेंड कितने रुपए का देना है ये डिसीजन लेना। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक सीएफओ, एक एसीसीए, एक ग्लोबल प्रोफेशनल का क्या काम होता है, 3 डिसीजन। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, और जो पैसा जा रहा है उसमें से इक्विटी वालों को डिविडेंड कितना देना है। समझ आया? क्या इसका लॉजिक समझ में आया कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम जो है ये सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लॉजिकली ही पढ़ेंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे तो आपको आपके एसीसी के बाद प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, और पैसे का मुझे डिविडेंड कितना देना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? कुछ भी नहीं, एकदम क्लियर, इसका बेसिक समझ में आया। ओके, अभी आपको पता है कि आपका कौन सा लेक्चर है, आपको पता है क्या? ओके, तो मुझे भी पूछना पड़ेगा। ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? कोई डाउट नहीं। अच्छा, किस किस का अकाउंट्स स्ट्रांग है? अकाउंट्स एकदम तगड़ा, मतलब स्ट्रांग, नॉर्मल है सबका, ठीक है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा ना अकाउंट्स भी यूज करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, जैसे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उतना सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम वो भी बनाना सीखेंगे। ऊपर जाना है आपको, आरम, शुभिका से बात करो ना। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। ओके, तो बाकी हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके।